वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे वो कहलाता है टनलिंग। और टनलिंग जो है ना वो एक ख़ास किस्म का क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। और टनलिंग फिनोमेना में क्या होता है कि आप ये कंडीशन कंसिडर कर रहे होते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी इन अ सर्टेन रीजन। तो वो जो हमने पहले पोटेंशियल वेल कंसिडर की थी, अब हम जो है एक पोटेंशियल बैरियर कंसिडर करने लगे। और पोटेंशियल बैरियर की खसूसियत ये है कि इस रीजन के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी पार्टिकल की है वो लेस देन वी नॉट। ठीक है, इट इज़ लेस देन वी नॉट। तो इसका मतलब ये है कि हम ये एनर्जी का स्केल अगर हमने ड्रॉ किया है, इधर पोजीशन एक्स है, इधर एनर्जी है, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम एनर्जी ये चूज़ करते हैं कि एनर्जी पार्टिकल की ये एनर्जी है पार्टिकल की, तो इस रीजन में जहाँ एक्सिस -a टू a रीजन जो है, इसमें जो पार्टिकल की एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम है। ये सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं कि हमने बैरियर रख दिया और जो हमारे बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी हमने ऐसे चूज़ की कि वो पोटेंशियल बैरियर से जो है वो एनर्जी कम हो। सो इसका मतलब इस रीजन के अंदर जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव है। तो अगर क्लासिकल पार्टिकल हो तो वो इस तरीके से बिहेव करेगा। क्लासिकल पार्टिकल जो है वो यहाँ से आएगा, और क्योंकि इस रीजन के अंदर, इस रीजन में पार्टिकल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, तो वो तो हो नहीं सकती। तो इसलिए पार्टिकल जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये क्लासिकल पार्टिकल। तो क्लासिकल पार्टिकल के लिए ये वाला रीजन है, ये सारा रीजन फ्रॉम x इज इक्वल टू -a टू +a, ये सारा रीजन जो है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कहलाता है। यानी कि क्लासिकल पार्टिकल जो है इस रीजन में नहीं हो सकता। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल का बिहेवियर क्या होगा। क्या वो भी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा या उसकी ट्रांसमिशन की कोई प्रोबेबिलिटी है फाइनाइट नॉन ज़ीरो अक्रॉस द बैरियर, ये क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, ये भी उस क्वेश्चन का हिस्सा है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, हमें वेव फंक्शन ऑफ द क्वांटम पार्टिकल जो है वो डिटरमिन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो पहले तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ये इस बैरियर की प्रोफाइल है। यानी ये बेसिकली बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो पार्टिकल की है वो स्पेस में कैसे वेरी कर रही है। एक रीजन है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, वो ये रीजन है सारा। एक और ये भी रीजन वो, यानी कि ये वाला और ये वाला जो है ये इनको कॉरस्पॉन्ड करता है। ये आप समझ लें कि रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है। तो चलें इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि ये जो है ज़्यादा मैस ना बने और आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, ये रीजन हम 1 कह लेते हैं इसको, रीजन 1, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। रीजन 1 और रीजन 3 में कोई पोटेंशियल नहीं है। आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो हमने एक वेल लिया था, तो इट वाज अ पोटेंशियल वेल। इस वक्त हम बैरियर ले रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर हम कह रहे थे कि जो रीजन 2 है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -v0 है। अब हम ये कह रहे हैं कि इस रीजन 2 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल की वो +v0 है। तो ये बैरियर हो गया, वो वेल थी, ये बैरियर हो गया। तो इस साइन चेंज से आपको एक डिफरेंट सिचुएशन मिल रही है कि हम अब ट्रांसमिशन अक्रॉस द बैरियर को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें अब बेसिकली जो है वो जिस तरह हमने पहले भी किया था, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में हमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को 3 रीजन में सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो पहली वाली इक्वेशन है ये
रीजन 1 एंड 3 को कॉरस्पॉन्ड करती, सॉरी रीजन 2 को कॉरस्पॉन्ड करती, क्योंकि वी नॉट है इधर, ये रीजन 2 को कॉरस्पॉन्ड करती, और ये जो है ये रीजन 1 एंड 3 को कॉरस्पॉन्ड करती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है रीजन 1 में और रीजन 3 में। पोटेंशियल एनर्जी की प्रोफाइल ये है, पोटेंशियल एनर्जी इसको फॉलो कर रही, ऐसे जा रही, और इस रीजन 1 और रीजन 3 में ये ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब है ये ज़ीरो यहाँ पे, और इस रीजन 2 के अंदर इसकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू वी नॉट। अच्छा जी, अब हम उसी तरह जिस तरह हमने पिछले वक्त किए थे वेव नंबर्स वगैरह जो है हम लिख सकते हैं, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि हमें क्योंकि पॉजिटिव वेव नंबर्स हम लिखना चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि वो इमेजिनरी रियल वेव नंबर्स लिखना चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि वो इमेजिनरी हो, तो इसलिए क्योंकि इस रीजन के अंदर वो बेसिकली जो है वी नॉट माइनस ही हम लेंगे, ई माइनस वी नॉट की बजाय, तो ये जो साइन का डिफरेंस है ना वो फिर यहाँ पे भी अपीयर होता है। अब आप देख रहे हैं ना, ये रीजन 2 वाली इक्वेशन है, इसमें ये प्लस क्यू स्क्वायर्ड आ रहा है, और रीजन 1 और 3 वाली जो इक्वेशन है माइनस के स्क्वायर्ड आ रहा है। तो अगर आप याद करें कि जो इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वाला केस था, चलें हम ऊपर जा सकते हैं इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वाले में, तो इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वाले केस में ये वाला भी वेव नंबर वाली ये जो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन थी, इनमें ये माइनस k1 स्क्वायर्ड और दूसरे वाले माइनस k2 स्क्वायर्ड की टर्म्स में आपके पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी, ये राइट हैंड साइड पे माइनस k1 स्क्वायर्ड वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा था, दूसरे में माइनस k2 स्क्वायर्ड वेव फंक्शन से को मल्टीप्लाई कर रहा था इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। मगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फ़र्क आ रहा है कि ये जो है यहाँ पे प्लस क्यू स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए जो सॉल्यूशंस हैं वो फ़र्क हो जाएंगे। वहाँ पे आपने देखा था कि सॉल्यूशंस जो थे इस केस के अंदर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, यहाँ पे रियल एक्सपोनेंशियल्स आ जाएंगे, यानी एक्सपोनेंट में रियल होगा, इसलिए जो रीजन 2 है ये रीजन 1 है का सॉल्यूशन है, ये रीजन 3 का सॉल्यूशन है। अलबत्ता रीजन 2 का जो सॉल्यूशन है उनमें ये खुसूसियत ये आ रही है कि आपके पास एक्सपोनेंट में रियल फंक्शंस हैं, ये ऑसिलेटरी फंक्शन नहीं है, इसमें आई नहीं आ रहा, ठीक है ना, यहाँ पे जो आई आ रहा है वो यहाँ रीजन 2 में नहीं आ रहा, और उसका बेसिक वजह ये है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे काफ़ी फ़र्क चीज़ आ जाती है, क्योंकि अब ये जो एक्सपोनेंट में जो रियल नंबर्स रियल फंक्शंस हैं, ये जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरह के वो ट्रैवलिंग वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसी वेव जो कि या तो राइज कर रही है विद एक्स, यानी कि ये वाला पार्ट जो है जो एक्स को आप बढ़ाते चले जाएंगे, एक्सपोनेंट बढ़ता चला जाएगा, और ये जो है ना एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है, और ये एक्सपोनेंशियली डिके वाला पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली जो अगर आप याद करें कि इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में तो क्योंकि ये सॉल्यूशन जो थे सारे के सारे जो हैं वो ऑसिलेटरी फंक्शंस थे, इसलिए ये जो वेव्स थी ये ऑसिलेट कर रही थी इस रीजन में भी, इस रीजन में भी। अलबत्ता क्योंकि वेव नंबर में फ़र्क था, दूसरे लफ्ज़ों में जो वेव लेंथ है उसका फ़र्क था, मुख्तलिफ रीजन में पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल डिफरेंट थी, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की डिफरेंट थी, इस वजह से वेव नंबर फ़र्क था, और दूसरे लफ्ज़ों में हम जो ये वेव एसोशिएट कर रहे हैं पार्टिकल के साथ तो ये उसकी वेव लेंथ फ़र्क थी। अलबत्ता ये सारे जो हैं वेव्स जो थी ऑसिलेटरी वेव्स थी, यू स्टिल यू नो दीज आर ऑल ऑसिलेटिंग। मगर यहाँ पे जो फ़र्क आ जाता है वो ये है कि रीजन 1 और रीजन 3 में तो ऑसिलेटरी वेव्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड फ़र्क हो सकता है, उनका वेव लेंथ फ़र्क हो सकती है, मगर वेव्स वो हैं जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पे जो रीजन 2 है इसमें आप देख रहे हैं कि ये ऐसी वेव है जो कि डिके कर रही है, तो ये जो वेव प्रोफाइल है वो ऑसिलेटरी वेव नहीं रही, बिकॉज ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये फ़र्क आ रहा है।
अच्छा जी, अब उसमें हमें जब हम ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करें, जैसे कि हमने वेल के लिए किया था, एग्जैक्टली वही वाले स्टेप्स हैं, और उनको अगर आप सॉल्व करते हैं बाउंड्री कंडीशंस लगा के, और जिस तरीके से दो बाउंड्री कंडीशंस आपको याद होंगी, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन हैं कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, तो कंटिन्यूटी ऑफ द वेव फंक्शन वाली कंडीशन थी ऑन द बाउंड्रीज़, और बाउंड्रीज़ जो हैं इस केस में वही वाले ये वाले पॉइंट्स हैं। यहाँ पे वेव फंक्शंस को कंटिन्यूस होना चाहिए, और यहाँ पे जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन को भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये हमने जो बाउंड्री कंडीशन लगाए हैं, और आपका जो रिज़ल्ट आता है उसमें आप एफ़ और ए का रिलेटिव जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है रिलेटिव टू द इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी, उसको अगर हम इस केस में कैलकुलेट करें तो आप बस ये रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, इसमें जो है ख़ास चीज़ यही नज़र आती है कि अब आपके पास इवन इफ़ ई इज़ लेस दैन वी, यानी इस वाले रीजन में भी देखें तो देयर इज़ अ फाइनाइट ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, यानी क्लासिकल पार्टिकल तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन जो क्वांटम पार्टिकल है वो अगरचे उसकी एनर्जी बैरियर की जो के पोटेंशियल से कम है, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, फिर भी एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रांसमिट थ्रू द बैरियर हो जाएगा, जो कि बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। और वो इस चीज़ में भी नज़र आ रही है कि कम एम्पलीट्यूड है, मगर वेव आपके पास जो ट्रांसमिटेड वेव है ना वो आपको नज़र आ रही है कि इस रीजन के अंदर वेव जो है बिल्कुल डिके करके ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक फाइनाइट है। अलबत्ता ऑब्वियसली जब आप ये बैरियर को बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर ये टोटली डिके भी हो सकती है, और वो अगर बहुत हाई बैरियर हो या विड्थ ऑफ द बैरियर बड़ी लार्ज हो तो फिर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल हो जाती है एंड बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। और अगर आप ये जो हमारे टेक्स्ट बुक है इसकी प्रॉब्लम भी अगर आप सॉल्व करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, if you solve this problem for high and wide barrier, then this expression जो साइन फंक्शन आ रहा है ना, तो साइन हाइपरबॉलिक जो फंक्शन है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल माइनस क्यू डी हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करें एक्सपोनेंशियल, या तो वो एक्सपोनेंशियल क्यू ए है इस केस में, तो एक्सपोनेंशियल क्यू ए माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस क्यू ए। तो अगर आप इन द लिमिट लगाएं व्हेन क्यू इज़ वेरी लार्ज, सो यू कैन नेग्लेक्ट वन ऑफ दीज, एंड ये वाला जो है जब इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ट्वाइस ऑफ क्यू ए आ जाता है, और यही चीज़ एक्चुअली आप अगर न्यूमरेटर में इसको लेके जाएं तो ये आपका ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल माइनस टू क्यू ए बन जाता है। तो ये जो रिज़ल्ट है अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट फॉर अ वाइड बैरियर, और जिसकी हाइट भी ज़्यादा हो, या तो हाई एंड वाइड बैरियर, तो आपके पास ये जो साइन हाइपरबॉलिक की टर्म्स में एक्सप्रेशन है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम 6.33 है बुक की, तो होमवर्क के तौर पे आप कर सकते हैं इसको डिटेल में, मगर बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि आपने साइन हाइपरबॉलिक को लेना है इन द लिमिट व्हेन क्यू ए इज़ वेरी लार्ज। आपने जो है उसमें से एक टर्म आप इग्नोर कर सकते हैं रिलेटिव टू अदर, और फिर आपका ये रिड्यूस हो जाता है। तो यू शुड ट्राई टू डू दिस problem number 6.33 as a homework, and you'll find that the transmission probability, relative transmission probability, comes out to be of this order. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे width of the barrier जो है, एक जो width of the barrier जो है वो बेसिकली ट्वाइस ऑफ ए है, तो 2a जो width of the barrier है वो अगर काफ़ी वाइड हो जाए, यानी बैरियर काफ़ी वाइड हो जाए, width काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है ये वैनिश करनी शुरू हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियली ये डिके कर रही है। इसी तरह अगर बैरियर हाइट काफ़ी बढ़ जाए रिलेटिव टू ई, यानी ई और वी नॉट में काफ़ी डिफरेंस आ जाए, तो तब भी जो है ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो है बहुत स्मॉल हो जाती है, वैनिशिंगली स्मॉल हो जाती है। और वो चीज़ आपको नज़र भी आ रही है, अगर वी नॉट ई से काफ़ी लार्ज हो जाए तो आप बेसिकली इस रीजन में हैं जहाँ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी काफ़ी लार्ज है, काफ़ी स्मॉल है, ज़ीरो को अप्रोच कर रही है,
ज़ीरो है, और जो रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट 1 है। तो इस रीजन के अंदर जहाँ 1 और 0 है तो ये काफ़ी हद तक क्लासिकल सिचुएशन बन जाती है। मगर इस रीजन में जहाँ जहाँ आप, इफ़ योर एनर्जी इज़ क्लोज टू द बैरियर हाइट, इवन इफ इट्स स्मॉलर देन द पार्टिकल्स एनर्जी इज स्मॉलर देन V0, तो इस रीजन में फिर भी आपको जो है एक नॉन ज़ीरो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। और यही चीज़ जो है ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कहलाती है। ये क्लासिकल पार्टिकल तो उस रीजन में हो नहीं सकता, बिकॉज इट विल हैव अ नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, सो बेसिकली द पार्टिकल इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट रीजन। यानी कि क्लासिकल पार्टिकल जो है वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। इट इज़ फॉरबिडन, दिस इज़ द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन फॉर अ क्लासिकल पार्टिकल। मगर जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है इसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है ऑफ ट्रांसमिशन इन दिस रीजन, इवन इफ इट्स टोटल एनर्जी लेस देन V0। ठीक, ऑब्वियसली अगर डिफरेंस विद V0 और E जो है, E इज़ मच स्मॉलर देन V0, देन द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, कैन बी will approach 0. And if the width of the barrier is very large, even then the transmission probability will approach 0, because एक इस किस्म की वेव जिसे एवेनेसेंट वेव कहते हैं, वो जो है वेव इधर से ये जो डिके कर रही है, इट्स नॉट अ साइनोसाइडल ट्रैवलिंग वेव, तो ये जो है ये डिके करके ज़ीरो को पहुंच जाएगी। अच्छा, अब ये जो फिनोमेना ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग है ये बड़ा हैरत अंगेज़ है, क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल्स में तो आप ये चीज़ देखते नहीं। तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ क्लासिकल पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को किसी रीजन के अंदर कन्फाइन करने की कोशिश भी की, तो तब भी देयर इज़ अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन ट्रांसमिट आउट ऑफ दैट रीजन। सो एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को, या समझ लें कि क्वांटम मैकेनिकल कैदी को आप एक क्वांटम मैकेनिकल जेल में कैद कर नहीं सकते, इन द सेंस कि ठीक है अगर बैरियर हाइट बहुत ऊंची है, उसकी एनर्जी रिलेटिवली कम है, या विड्थ ऑफ द बैरियर काफ़ी लार्ज है, तो वो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी बड़ी स्मॉल होगी, लेकिन फिर भी देयर इज स्टिल सम फाइनाइट ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इन मोस्ट केसेस। और ये बहुत सारे बड़ा इंटरेस्टिंग जिसे कह सकते हैं एप्लीकेशन में ये चीज़ सामने आती। मिसाल के तौर पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो इन्वेंशन 1980s में हुई, और ये बिनिग और रोहर का काम था, जो कि IBM की लैब ज़्यूरिख में, स्विट्ज़रलैंड में ये काम कर रहे थे। और इन्होंने एक ये नया इंस्ट्रूमेंट इजाद किया जिसको हम कहते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये जो है ऐसा माइक्रोस्कोप है जो इस टनलिंग फिनोमेना ही को इस्तेमाल में लाता है। और उसमें होता क्या है कि आपके पास ये इस किस्म के एक टिप होती है, ये यानी एक समझ लें कि एक टिप है, ये एक किस्म का है जिसके आगे एक टिप है, ये वाली टिप, और ये किसी सैंपल के ऊपर आप जिसको स्टडी करना चाहते हैं, उसकी माइक्रोस्कोपी करना चाहते हैं, उसके ऊपर से आप गुजारते हैं। तो होता क्या है कि ये जो टिप, आप समझ लें कि ये जो टिप है और ये जो सैंपल है, इसके दरमियान जो एयर हो या वैक्यूम हो, ये एक तरह से बैरियर का काम करती है। तो ये बिल्कुल उसी किस्म की प्रोफाइल बन जाती है कि ये आपके पास एक बैरियर है, और इलेक्ट्रॉन्स विच कैन टनल फ्रॉम द टिप टू द बैरियर टू द सरफेस। वो करंट जो है वो डिपेंड करता है कि हाइट जो है क्या है टिप की रिलेटिव टू द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर जो आप समझ लें कि जो सरफेस की प्रोफाइल है, सरफेस पे कैसे जो हाइट्स तब्दील हो रही हैं या नीचे की तरफ जा रही हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस चीज़ पे है पे मैटर करती है कि टनलिंग करंट क्या है इसके अंदर। और टनलिंग करंट जो है
वो भी टनलिंग प्रोबेबिलिटी ही के प्रोपोर्शनल है, और वो इस तरीके से वेरी करता है -2QA। तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पर हमने टिप को फिक्स किया हुआ है और सरफेस पे गुजार रहे हैं, और कहीं सरफेस के ऊपर कोई मिसाल के तौर पे कोई एटम है, तो वो सरफेस के ऊपर जो एटम है उसकी, क्योंकि बाकी सरफेस की निस्बत हाइट ऊपर है, तो एकदम से टनलिंग करंट जो है काफ़ी जल्दी जो है वो लार्जर हो जाएगा, इट विल एक्सपोनेंशियली राइज, और वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक आपके पास कोई चीज़, ऊंची सी चीज़ सरफेस के ऊपर आ रही है। तो इस तरीके से जहाँ पे वो कोई चीज़ नहीं है या कोई डेप्थ डिप्रेशन है, वहाँ पे टनलिंग करंट कम हो जाएगा, तो वो इस बैरियर की विड्थ पे एसेंशियली डिपेंड करता है, जो कि ये ट्वाइस ऑफ ए है इधर इस फार्मूले में, और ये इस किस्म की ये जो है इस तरीके से आप जो है वो पूरी सरफेस को, तो ये अगर आप देखें इस वाली तस्वीर को, तो इसमें जो सारे ये जो टिप है वो भी एटम से मिलके बनी हुई है, सरफेस पे भी कुछ एटम्स हैं, तो जब आप इसके ऊपर से गुजारते हैं तो यू कैन एक्चुअली सी के एटम्स कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, तो यू कैन सी द होल, एक तरह से आपको सरफेस के ऊपर एटम्स की पिक्चर पूरी मिल जाती है। ऑब्वियसली इसके लिए ज़रूरी ये है कि कंडक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, बिकॉज यू नीड अ करंट टू गो थ्रू फ्रॉम द टिप टू द सरफेस। तो कंडक्टर्स के लिए आप पूरी प्रोफाइल्स को स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक तस्वीर है जिसमें ये इलेक्ट्रोड्स हैं, समझ लें गेट्स हैं, ये गेट है, ये दूसरा गेट है, इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसमें ये जो चीज़ जा रही है ये कार्बन नैनो ट्यूब है, यानी कि कार्बन आप लें और कार्बन ये जो ग्रेफीन की शीट है, यानी कि एक इस किस्म की ग्रेफीन शीट, इसको अगर आप रोल कर दें तो ये कार्बन नैनो ट्यूब बन जाती है। तो एसटीएम जो है ना, इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को भी, और इस वाले को देखें तो ये ग्रेफीन का एसटीएम इमेज है, और ये जो है सारे ये जो आपको रिंग से नज़र आ रहे हैं ना, ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स जो हैं ये रिंग ऑफ कार्बन एटम्स हैं, हेक्सागन्स फॉर्म कर रहे हैं। और ये आप यहाँ तक जो है ना इस किस्म की प्रोफाइल्स देख सकते हैं कि सरफेस के ऊपर एटम्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट है, ये सब कुछ जो है आप एसटीएम की मदद से, और एसटीएम जो है वो इसी टनलिंग फिनोमेना पे डिपेंड करता है कि टनलिंग करंट क्या है। वो सारा फिनोमेना इस पर है कि जो टिप है और सरफेस है उसके दरमियान सेपरेशन कितनी लार्ज या कितनी स्मॉल है, जो कि एक तरह से बैरियर को रिप्रेजेंट करती है, बैरियर की विड्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये उसकी बुनियाद पे आप ये पूरा इमेज जो है ये स्टडी कर सकते हैं, सरफेस की पूरी जो है ना स्ट्रक्चर क्या है, किस एटम्स कहाँ प्लेस्ड हैं, तो एटम तक लेवल तक आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन यूजिंग दिस एसटीएम। और इन दोनों ने जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट याद की है, इससे वो फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी, और कई लोग तो ये कहते हैं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड है उसमें बहुत जिसे कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट जो था वो ये एसटीएम की ईजाद है। इसके बाद इन्होंने एएफएम भी ईजाद किया, जो कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप कहलाता है। वहाँ से इसी टिप को इस्तेमाल करके आप एटम्स को सरफेस पे मूव भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और अगर आप टाइम निकालें और इंटरनेट पे जाएं और गूगल में टाइप करें एसटीएम इमेजेस, तो आपको बड़े शानदार एसटीएम इमेजेस मिलेंगे, जहाँ पे जो मुख्तलिफ़ सर्फेसेस को डिटेल माइक्रोस्कोपी जो है, माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने, उनकी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने आएंगी, और आप हैरान होंगे कि किस लेवल पे जाके इस डिटेल को देखा जा सकता है। और फिर एएफएम इमेजेस देखें, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, तो वहाँ से इन एटम्स को स्ट्रक्चर के अलावा आप एटम्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, उसकी मदद से आप जो है एटम्स को मूव भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। शुरू में जब लोगों ने किया तो आईबीएम वगैरह वालों ने तो एटम्स को इस तरह इकट्ठे करके इस किस्म का एक इमेज भी बना दिया था, जिसमें आई ये बी है ना, तो बी इस तरीके से उन्होंने एटम्स इकट्ठे करके बी और फिर एम ऐसे एटम्स को सरफेस के ऊपर ला के इनकी तस्वीर भी पूरी माइक्रोग्राफ इन्होंने या ये जो एसटीएम इमेज पूरा दिखाया, जिसमें वो एटम्स को इस तरीके से अरेंज किया कि वो स्पेल कर रहे थे IBM। तो बड़ा आपके हाथ में एक समझ लें कि साइंटिस्ट के हाथ में
एक बहुत बड़े टूल आ गया जिसकी मदद से बहुत सारी चीज़ें की गई, और अभी भी बहुत यूज़फुल, बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो है करेक्टराइजेशन का सरफेसेस किस तरह करती हैं, और मैनिपुलेशन ऑफ एटम्स एंड क्रिएटिंग न्यू स्ट्रक्चर्स जो है ऑन द नैनो स्केल, वो आप तो कर सकते हैं इस बुनियाद पर। मगर ये सब कुछ बेस जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना विच इज़ टनलिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग पे बेस्ड। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हम जो है ये हमारा बेसिक टॉपिक जो था, जो इसमें हमने अनबाउंड स्टेट्स, बाउंड स्टेट्स, स्कैटरिंग स्टेट्स, इनको हमने डिस्कस किया था। और अब हम एक नए टॉपिक की तरफ अब आते हैं। बाकी इसके हवाले से कोई क्वेश्चंस वगैरह हों, वो सब कुछ जो है वो हम डिस्कशन सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं, जो आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए। अब हम जो नए टॉपिक जिसकी तरफ हम आ रहे हैं वो कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। ये जो प्रॉब्लम को, ये एंगुलर मोमेंटम को क्वांटम मैकेनिकली स्टडी करने, क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम का हम सब वाकिफ हैं उससे। अब हम जो है ना क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए एंगुलर मोमेंटम एक ऑब्जर्वेबल है उसको डिस्कस करेंगे। मगर जिस सिस्टम की तरफ हम, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, और जो बड़ा इम्पोर्टेंट सिस्टम रहा है क्वांटम मैकेनिक्स की तारीख़ में भी, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ दोज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जिसको पहली दफ़ा क्वांटम मैकेनिक्स को इस्तेमाल करते हुए डिटेल में स्टडी किया गया, और वो था हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम जो था वो एक इम्पॉर्टेंट फिज़िकल सिस्टम जिसके ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स के जो शुरू वाले दौर था 1920s अर्ली 30s वाला, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स को डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी उस वक्त नई नई डेवलप हुई थी, और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि मुख्तलिफ सिस्टम्स जो हैं, जब हम क्वांटम मैकेनिकली उनको स्टडी करें तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, सिंपलेस्ट जो एटम है उस पर ये अप्लाई किया गया, जो कि हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम क्या है? इट्स अ बाउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन एटम जो है उसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इट्स अ बाउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो क्लासिकली अगर आप सोचें तो दिस इज क्लासिकल। तो क्लासिकल पिक्चर क्या है कि ये देयर इज अ प्रोटॉन एंड देयर इज एन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द प्रोटॉन। वेल, द ट्रू क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर इज कि आप का प्रोटॉन है, बट यू एक्चुअली हैव टू टॉक अबाउट the wave function of the total system, the electron and the proton. अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन की बात करें तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ स्प्रेड, जिस तरह ये नज़र आ रहा है ना आपको कि कुछ रीजन में ये ब्राइट है और कुछ रीजन में डार्कर होता जा रहा है। ये बेसिकली ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है वो स्प्रेड आउट हुआ है, और क्लोज टू द प्रोटॉन it is the wave function has a higher amplitude, and as you go further away from the proton the amplitude becomes smaller. तो मगर पिक्चर जो क्वांटम मैकेनिक्स की है वो है वेव फंक्शन ही की टर्म्स में। वो एक पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल ऑर्बिटिंग द प्रोटॉन वाला जो सिचुएशन है, जो इमेज है, वो क्लासिकली तो आप ले सकते हैं, मगर क्वांटम मैकेनिकली वो ट्रू नहीं है। Quantum mechanically, you have to talk about the wave function. In fact, the wave function of the whole system, which is the wave function of the hydrogen atom, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों शामिल हैं। जो बाउंड सिस्टम है ये बाउंड है बिकॉज ऑफ द कूलॉम इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से ये बाउंड सिस्टम बन रहा है।
और हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस सिस्टम में बाउंड है, बाउंड बाय द पोटेंशियल ऑफ द प्रोटॉन, तो वो उसकी एनर्जी स्टेट्स क्या हैं और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं। तो एसेंशली हमने जो करना है वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर द एनर्जी आइगन स्टेट्स एंड द एनर्जी आइगन वैल्यूज़, ये चीज़ हमने करनी। तो हमने बेसिकली जो है श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये है, what energies can the electron have in this system? यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जीज हो सकती हैं सिस्टम के अंदर। जिस तरह हमने देखा था ना बाउंड प्रॉब्लम, पहले हमने जिस बाउंड प्रॉब्लम को स्टडी किया वो इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है, तो हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन इन्फिनिट पोटेंशियल वेल जो है वो, क्योंकि पार्टिकल बाउंड है तो वो उसकी एनर्जीज जो हैं वो क्वांटाइज होती हैं। देयर सर्टेन एनर्जीज दैट द पार्टिकल कैन हैव। सो वी वांट टू फाइंड आउट कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में तो नहीं हम कंसिडर कर रहे, मगर एक और पोटेंशियल में कंसिडर कर रहे हैं जो कि कूलॉम पोटेंशियल है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी सिस्टम में बाउंड है, इट्स अ बाउंड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन विच इज़ द हाइड्रोजन एटम। सो एनर्जीज जो हैं, कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन की। हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूस एनर्जीज नहीं हो सकती, कुछ डिस्क्रीट एनर्जीज होंगी। तो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट देयर वैल्यूज आर, कैन द इलेक्ट्रॉन हैव इन दिस सिस्टम। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और इसका पार्ट बी जो है वो ये है, एंड व्हाट आर द एनर्जी आइगन स्टेट्स, यानी कि जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन स्टेट्स क्या है इलेक्ट्रॉन की। व्हाट आर द एनर्जी आइगन स्टेट्स। ठीक, तो एसेंशली जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो ये श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है, विच इज़ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। दीज आर द एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड दीज आर द एनर्जी आइगन वेक्टर्स। ठीक है ना, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, एनर्जी आइगन वेक्टर्स। ठीक, तो दोनों एनर्जी आइगन वैल्यूज और एनर्जी आइगन वेक्टर्स। अच्छा, इधर जो है जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, अब जो इससे पहले हम जो चीज़ स्टडी करते रहे हैं वो सिंगल पार्टिकल है। इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वाली प्रॉब्लम को आप याद करें, जो अब सिंगल पार्टिकल बाउंड इन इन्फिनिट पोटेंशियल वेल। अब हमारी सिचुएशन इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन ये है कि वी डोंट हैव अ सिंगल पार्टिकल बट वी हैव टू पार्टिकल्स दैट आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ हाइड्रोजन एटम। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जब इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वगैरह स्टडी किया था तो हमने आसानी के लिए हमने वन डायमेंशन में इसको स्टडी किया था। हमने कहा था कि जो इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है वो वन डायमेंशनल वेल है। अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये कि हाइड्रोजन एटम को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, एक रियल वर्ल्ड एटम है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब वो एटम जो है वो इज़ अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो हमें थ्री डायमेंशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा थ्री डायमेंशंस में, हम इसे वन डायमेंशन नहीं कह सकते। तो ये इसलिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। टू जिससे कहते हैं चैलेंजेस इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। दो चैलेंजेस हैं। टू चैलेंजेस इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, यानी ये जो बेसिक क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं इनका आंसर हासिल करने के लिए आपको दो चैलेंजेस हैं। वन ये है कि देयर आर टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तभी जो बाउंड स्टेट बन रही है इन दोनों एटम्स की, दोनों पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। द टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, ये थोड़ा ऐसे इसको सही इंटरेक्टिंग लिखते हैं, इंटरैक्टिंग, ठीक, पार्टिकल्स। वन ये कॉम्प्लिकेशन।
चैलेंज है। दूसरा ये है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम, इट इज़ अ 3D प्रॉब्लम। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, उसमें हम दोनों को चीज़ों को इस तरीके से चैलेंजेस को टेकअप करेंगे कि ये 2 इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की प्रॉब्लम को आप रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम में बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। तो वी हैव विल रिड्यूस इट टू 1 बॉडी प्रॉब्लम। ये 2 बॉडी प्रॉब्लम है, 2 इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स को हम 2 बॉडी प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 1 पार्टिकल प्रॉब्लम। और ये करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स को अगर हम इस्तेमाल करें। ये क्लासिकल फिज़िक्स में भी हम करते रहे हैं, जब हम प्लानिटरी मोशन वगैरह कंसिडर करते हैं, अर्थ सन जो प्लानिटरी मोशन है, अर्थ मूविंग अराउंड द सन, तो उसको भी हम रिड्यूस करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट। जब भी हमारा 2 बॉडी प्रॉब्लम हो, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास आप सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास को लेते हैं एंड मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास विच इज़ एक्चुअली द रिलेटिव मोशन। दूसरा काम हम ये करेंगे कि वी विल ऑल्सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल ऑल्सो यूज़ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि 3D प्रॉब्लम को भी हम जो है वो 1D प्रॉब्लम में रिड्यूस कर देंगे। यानी कि सेपरेट आप समझ लें कि 1D प्रॉब्लम्स बना देंगे, 3 1D प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम अगर हम अब क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल्स हैं वो कूलॉम पोटेंशियल है, और कूलॉम पोटेंशियल्स को जिस तरह के आप जानते हैं कि जो कूलॉम पोटेंशियल है वो डिस्टेंस से पे इस तरह डिपेंड करता है। तो आर आप समझ लें कि इफ़ यू टेक द ऑरिजिन एट द प्रोटॉन then the Coulomb potential at the electron goes as 1 over r. तो r is the distance between the proton and the electron. तो इस केस में जो है, क्योंकि ये Coulomb potential r पे डिपेंड करती है, तो ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि हम इस किस्म की प्रॉब्लम में हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करें, यानी कि r थीटा फाई का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आर के लिए लदा हम सॉल्व करें, थीटा और फाई के लिए लदा हम सॉल्व करें। तो इसलिए जो आपके पास 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम थी, अगर हम किसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सेपरेट कर लेते हैं इन 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में, आर कोऑर्डिनेट्स में जिसे कहते हैं रेडियल कोऑर्डिनेट, और थीटा और फाई जो एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपके पास ये जो है ये प्रॉब्लम को अटैक करने में, सॉल्व करने के लिए काफ़ी सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी, और हम देखेंगे कि ये हमारे लिए पॉसिबल है। और इस तरीके से जो ओरिजिनली क्वांटम मैकेनिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था, तो ये रूट इख्तियार किया गया था। तो हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे यहाँ। उससे फिर ये फ़ायदा होगा कि आर के लिए लैदा हो जाएगा, थीटा के लिए लैदा और फाई के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने इस चैप्टर का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम का नाम है, वो इस वजह से है क्योंकि ये थीटा फाई जो हम जो पार्ट है वेव, टोटल वेव फंक्शन जो आपके पास होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हम 3 डायमेंशन में आर थीटा फाई की टर्म्स, कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखेंगे। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करें तो एक्स वाई जी हो जाता, लेकिन अभी तक हम कहते रहे हैं psi of x. So this is a wave function which gives you the probability amplitude to find the particle at different positions on the x-axis. ठीक है, इसी तरह अगर हम y-axis लेना चाहें, एक ही बात है, y भी कर सकते हैं और z भी कर सकते हैं। जनरली वेव फंक्शन जो होंगे, अगर वो सेपरेट आप नहीं कर सकते तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो सिग्मा psi x y z होता है। अगर आप किसी तरीके से सेपरेट कर सकें तो आप x, इसको 1 कह देते हैं, ये अलग-अलग वेव फंक्शंस बन सकते हैं अगर आप किसी तरीके से अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेपरेबल बना सकें। एक्स के लिए अलग आप सॉल्व कर लें, वाई के लिए अलग श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करें,
जी के लिए लदा कर लें, तो उस केस के अंदर जो है ना आप एसेंशली वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर लें, फिर इकट्ठा करके आप लिख सकते हैं जो ये एक्स वाला सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, वाई वाला किया तो ये आ जाएगा, जी वाला किया। तो ये इसको हम कहते हैं कि जी हम अगर इस तरह से कर सकें किसी तरीके से वेरिएबल चेंज करके और इस तरीके से, तो फिर ये सेपरेबल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हमारा टोटल वेव फंक्शन जहाँ पे एक्स वाई और जी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम अलग-अलग कोऑर्डिनेट्स को नहीं कर सकते डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो, और आपको पता है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ज़रूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जा सके बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस केस में हम देखेंगे कि ये वर्क कर जाता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये बहुत बड़ी हमारी आसानी हो जाएगी। अलबत्ता जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे वो साई आर थीटा फाई जो होगा, और जो इसमें आपके पास वेव फंक्शन आ जाएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ साई 1 आर साई 2 थीटा और साई 3 फाई के टर्म्स में हम सेपरेट कर सकें। वो कैसे करेंगे वो हम आगे स्टेप चलेगा तो आप देखेंगे कि इट विल बिकम पॉसिबल, एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस बिकॉज दिस विल बी वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, दिस वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल, दिस विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ अनदर वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। तो उसकी वो हम बआसानी फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सबको जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो फिर इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा साई आर थीटा फाई। तो ये बेसिकली हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का काम करके हम 3D प्रॉब्लम को 1D प्रॉब्लम्स में रिड्यूस कर देंगे, 1D। अच्छा, उसके लिए ये है कि ये सारा कुछ तो पहले से आपको बता दिया कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस चैप्टर में जैसा मैंने कहा कि हम एंगुलर मोमेंटम किस लिए बात करेंगे, ये जो सॉल्यूशंस हैं हमारे, ये जो इकट्ठे सॉल्यूशन हम लिखेंगे, ये बेसिकली आइगन फंक्शंस, एनर्जी आइगन फंक्शंस तो इलेक्ट्रॉन के उसका पार्ट तो ये है ही एंगुलर पार्ट, लेकिन साथ साथ जो है ये एंगुलर मोमेंटम के जो है आइगन फंक्शंस भी निकल आएंगे। तो ये हमें एक रास्ते में एक बड़े इंपॉर्टेंट सी चीज़ मिल जाएगी हाइड्रोजन एटम सॉल्व करते हुए, कि जो एंगुलर पार्ट है वो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड चीज़ें हैं। अलबत्ता जो रेडियल पार्ट है वो जो है वो हम फिर बाद में सॉल्व करेंगे, और फिर टोटल वेव फंक्शन जो है फिर हम लिख लेंगे। मगर ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपको एंगुलर मोमेंटम आइगन फंक्शंस बन जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम आइगन फंक्शंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है उसमें एक पार्ट एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शंस का है और एक रेडियल वेव फंक्शंस का है। तो अभी हम क्योंकि इसको एक बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ के छोटा करके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट जो है अभी हम शुरू में ये एंगुलर जो वेव फंक्शंस हैं इनको हासिल करेंगे, फिर बाद में रेडियल की तरफ भी आ जाएंगे, और इस तरीके से फिर सारा को इकट्ठा करेंगे हम ये हाइड्रोजन एटम वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो हमारा बेसिक सिस्टम है, किसी ये जो हमारा 3 डायमेंशनल सिस्टम है, 3D सिस्टम, जो कि हमारे केस में ऑफ 2 पार्टिकल्स जो हैं, अगर आप इसको जनरली देखें तो अगर हम इसको लिखना चाहें हमारे सिस्टम हैमिल्टोनियन, जिसको हम इस तरीके से सिस्टम के लिए SYS लिख दिया हैमिल्टोनियन, ये मैं ऊपर हैट्स नहीं लगा रहा, ये ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो इसमें पार्टिकल 1 का अगर आप हैमिल्टोनियन, अगर आपको कोई कहा जाए कि ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है ऑफ 2 पार्टिकल्स विच आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और आप इसका हैमिल्टोनियन लिखना चाहें, तो आपको पता है कि हैमिल्टोनियन में एक पार्ट जो हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी, तो इसमें काइनेटिक पार्ट होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि ये पार्टिकल जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन होगी, पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूशन होगी ऑफ इंटरेक्शन। तो जो काइनेटिक पार्ट है वो तो हमेशा जो है वो एक ही रहता है, और वो जो है वो होगा पार्टिकल, लेट्स से हेड्स नहीं लगा रहा मगर ये ऑपरेटर है, ऊपर जो मैंने एरो लगाया है ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, ताकि ये जहन में रहे कि 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। तो ये पार्टिकल 1 की जिसका मास m1 है उसकी काइनेटिक एनर्जी टर्म है इन द हैमिल्टोनियन
इसी तरह पार्टिकल 2 की काइनेटिक एनर्जी होगी कंट्रीब्यूशन, वो ये टर्म आ जाएगी। और फिर इन पार्टिकल्स का कोई एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से, जो कि उनके कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, R1 R2 ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म आ गई और ये इंटरेक्शन की वजह से है, और ये जो है ये काइनेटिक टर्म आ गई, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो हैमिल्टोनियन है वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड कोऑर्डिनेट्स लिखा जाता है, पोजीशन और मोमेंटम की टर्म्स में कि ऑपरेटर्स, अगर आपने क्लासिकली लिखना है तो इट इज़ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, एंड क्वांटम मैकेनिकली लिखना है तो यू हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर एंड द पोजीशन ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स आ रहे हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूशन है। दिस इज़ फॉर एनी 3 डायमेंशनल सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म 0 हो जाएगी। अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहे और लेदर द पोटेंशियल एनर्जी जो R1 और R2 पे डिपेंड करती है, तो फिर आपके पास इस किस्म की टर्म आ जाएगी VR1 प्लस VR2। दैट वुड बी ए सिंपलर प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें फिर आपके पास P1 जो पार्टिकल 1 के लिए अलहदा हैमिल्टोनियन होगा और पार्टिकल 2 के लिए अलहदा, तो आपके पास उस केस में जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो H1 प्लस H2 बन जाएगा। तो आप अलहदा इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके लिए 1 पार्टिकल प्रॉब्लम डायरेक्टली बन जाएगी। मगर हम इतने लकी नहीं हैं हाइड्रोजन आइटम वाले केस में, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए R1 और R2 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कूलॉम पोटेंशियल में तो ये कूलॉम पोटेंशियल है ना हाइड्रोजन आइटम के लिए, अगर स्पेसिफिकली करें तो वो तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R1 माइनस R2, यानी इन दोनों पार्टिकल्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए मैग्नीट्यूड ले लिया। तो अब ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, ये भी R1 R2 ये है, अब मिलदा इनको नहीं कर सकते। अभी सिर्फ हम ये कूलॉम पोटेंशियल को लगाने की बजाय, सब्स्टिट्यूट करने के बजाय हम सिर्फ ये कह देते हैं कि ये पोटेंशियल जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 पर डिपेंड करता है। अभी हम ये नहीं बता रहे कि एग्जैक्ट इसकी फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म क्या है, क्या 1/R1 माइनस, जो मैंने ऊपर लिखा था, अगर कूलॉम पोटेंशियल हो, कूलॉम जितना मैंने ऊपर कहा, तो ये 1 विथ सम चार्ज वगैरह वाले फैक्टर्स को रहने दें, अभी वो R1 माइनस R2 इसके प्रोपोर्शनल अगर कूलॉम पोटेंशियल, तो भी हम इसको जनरल रहने देते हैं। द ओनली थिंग वी से इज दैट दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 पार्टिकल्स, जो कि इंटरेक्शन की वजह से कंट्रीब्यूट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, वो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, उस वेक्टर पर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ R पर डिपेंड करती है, उसकी डायरेक्शन पर नहीं। इस किस्म के पोटेंशियल्स को सेंट्रल पोटेंशियल्स कहा जाता है। और ये जो है ये प्लैनेटरी मोशन में आप लोग पहले देख चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जो है वहाँ कूलॉम पोटेंशियल की बजाय बिटवीन अर्थ एंड सन फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जो है कूलॉम पोटेंशियल की बजाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, वो भी जो है सेंट्रल पोटेंशियल है, वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके से रखना, कूलॉम पोटेंशियल इज अनदर एग्जांपल ऑफ सेंट्रल पोटेंशियल, इस फॉर्म में लिखना और फंक्शनल फॉर्म 1/R1 माइनस R2 वगैरह नहीं डालना। उसका मकसद ये है कि इसको जनरल रखें और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हर किस्म के सेंट्रल पोटेंशियल पे अप्लाई करें। द रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट इज रिजल्ट्स विल अप्लाई टू ऑल सेंट्रल पोटेंशियल्स। They will apply to all central potentials, एक तरह से यूनिवर्सल रिजल्ट्स, यूनिवर्सल रिजल्ट्स। अच्छा, तो यहाँ से फिर हम जो है ना नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। कोई दरवाजे पे स्टूडेंट्स नॉक कर रहे हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।